बिछ गई सियासी बिसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता दुबे। इस बुलेटिन में आज बात होगी स्वास्थ्य मुसीबत के बीच देश को मिली दो वैक्सीनों की। बताएंगे मुश्किलों के बीच अन्नदाताओं के क्यों तीखे हो रहे हैं तेवर, और राहुल गांधी क्यों सरकार से हैं खफा। जानेंगे कि शिवराज मंत्रिमंडल में हुए विस्तार से क्यों मायूस है बीजेपी नेता। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में बढ़ते विदेशी निवेश की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर तंज। कहा, देश की आजादी के बाद से पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे अन्नदाताओं की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र में देर से ऑफिस पहुंचने पर मंत्रालय के कर्मचारियों का कटेगा वेतन। सरकार ने 31 दिसंबर 2020 को जारी किया परिपत्र। कर्मचारियों को काम पर पहुंचने के लिए 30 मिनट की मिलेगी रियायत। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा का चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। विधायकों ने डाला राज्यों में डेरा। पार्टी ने स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसे विषयों पर दमदार तरीके से मतदाताओं को लुभाने की बनाई रणनीति। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने भारत सरकार से मांगी टैक्स में छूट। सरकार ने नहीं दी छूट तो बीसीसीआई को हो सकता है 906 करोड़ का नुकसान। स्टील सेक्टर की सरकार से मांग, कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी से मिले राहत। उद्योग जगत ने एंथ्रासाइट कोयला पर मौजूद मूल सीमा शुल्क 2.5% को घटाकर 0 करने का दिया सुझाव। सुर्खियों के बाद अब रुख आज की बड़ी खबर की ओर। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच आज देश को बड़ी खुशखबरी मिली है। डीसीजीआई की ओर से देश में बनने वाली 2 वैक्सीनों को मंजूरी दे दी गई है। वैसे वैक्सीन को लेकर देश में राजनीति भी शुरू हो गई है। वैक्सीन पर क्या है सरकार का फैसला, देखें इस रिपोर्ट में। साल 2020 वो साल है जो लोगों ने घर में रहकर बिता दिया। साल की शुरुआत से ही स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दे दी थी, जिसके बाद से इस महामारी से निपटारे के लिए वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो गया है। दरअसल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ये वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाए जा सकेंगे। इससे पहले स्वास्थ्य मुसीबत की विशेषज्ञ समिति SEC ने 1 जनवरी को कोविशील्ड और 2 जनवरी को कोवैक्सीन के इस इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश डीसीजीआई से की थी। लेकिन डीसीजीआई की इस पर आज मुहर लगने के बाद नए साल की ये नई उम्मीद बनकर उभरा है। इसी के साथ ही डीसीजीआई के निदेशक ने बताया कि दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में किया जा सकेगा। आपको बता दें कि डीसीजीआई के मुताबिक दोनों ही वैक्सीन की 2 डोज इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। इधर देश में 2 जनवरी से वैक्सीन का ड्राई रन भी किया गया। ड्राई रन के रिजल्ट काफी सकारात्मक रहे। इस दिन वैक्सीन को देने की पूरी प्रक्रिया को रियल टाइम में किया गया। हालांकि इन वैक्सीन को सिर्फ आपात की स्थिति के इस्तेमाल की ही मंजूरी मिली है, लेकिन इससे आने वाले समय पर जल्द निपटारे को लेकर लोगों पर उम्मीद जरूर उभरी है। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। धन्यवाद अस्मिता। राजीव जी, देश के लिए खुश होने की बात है कि जिस वैक्सीन का इंतजार साल भर से हो रहा था अब वो हमें मिल गई है, लेकिन इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल तो अखिलेश यादव का था, वो इसे बीजेपी की वैक्सीन बता रहे हैं। वैसे अखिलेश का समर्थन विपक्ष में किसी ने नहीं किया, लेकिन शशि थरूर का सवाल जरूर गंभीर है। उन्होंने भारत बायोटेक की वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी दिए जाने पर आपत्ति जताई है। थरूर के सवाल कितने जायज हैं? क्या जल्दबाजी जरूरी है, वो भी तब जब एक वैक्सीन तो आपके पास आ ही चुकी है, जिसके सभी परीक्षण हो चुके हैं? जी अस्मिता, पिछले 1 साल से देश और पूरी दुनिया स्वास्थ्य मुसीबत से जिस तरह से जूझ रही है, उसमें ये राहत की बात है कि आखिरकार इससे बचाव के लिए वैक्सीन्स बन गई हैं।
बेशक इसमें वैज्ञानिकों की अटूट लगन और मेहनत है और इस सफलता का सारा श्रेय उन्हें ही मिलना चाहिए, यानी कि वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए और इस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। न निंदा की राजनीति होनी चाहिए और न ही वाहवाही लूटने की राजनीति होनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वैक्सीन नहीं लगवाने का जो ऐलान किया है यह उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है स्मिता, लेकिन इसे बीजेपी की वैक्सीन बताना ठीक नहीं है, क्योंकि वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई है, बीजेपी ने नहीं बनाई है। और अगर अखिलेश यादव बीजेपी विरोध के कारण वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो इसका सही संदेश जनता के बीच भी नहीं जाएगा। इसी तरह बीजेपी को भी वैक्सीन पर खुद की पीठ थपथपाने से बचना चाहिए और साथ ही केंद्र की सत्ता में होने के कारण यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी वैक्सीन आए वो पूरी तरह से सुरक्षित हो। शशि थरूर ने एक वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण पूरा नहीं होने को लेकर सवाल उठाए हैं। ऐसे में असल हालात क्या हैं यह जनता को बताना चाहिए। केवल वाहवाही बटोरने के लिए हड़बड़ी में वैक्सीन बनने की घोषणा करना करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो सकता है और उम्मीद है कि सरकार जनता की सुरक्षा के लिए तमाम सावधानियां बरतेगी। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया राजीव जी। अब बात करते हैं अगली खबर की। अन्नदाताओं के आंदोलन को 39 दिन हो गए हैं। कल 4 दिसंबर को सरकार के साथ 8वें दौर की वार्ता भी होनी है। इससे पहले आज मौसम ने भी अन्नदाताओं की जमकर परीक्षा ली, लेकिन अन्नदाताओं के हौसले कमजोर नहीं हुए। वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज होगा। तो क्या है अन्नदाताओं का कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। अन्नदाताओं के आंदोलन दिन पर दिन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। दिल्ली के लगातार गिरते पारे के बीच बारिश भी अन्नदाताओं के लिए मुसीबत बनी हुई है। सुबह से हो रही बारिश और बढ़ती ठंड उनके सब्र का इम्तिहान ले रही है। लगातार हो रही बारिश से न सिर्फ ठंड बढ़ रही है बल्कि जलभराव की भी दिक्कतों ने अन्नदाताओं को घेर लिया है। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि बारिश से लंगर टेंट में पानी चला गया और कपड़े भीग गए, लेकिन फिर भी अन्नदाताओं के हौसले बुलंद हैं। वहीं सरकार और अन्नदाताओं के बीच अब तक 7 चरणों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। इसी के साथ ही नए कृषि कानूनों पर सरकार और अन्नदाताओं के बीच 2 मुद्दों पर सहमति बनी है, मगर कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून जैसे अहम मुद्दों पर वार्ता होनी बाकी है। अब 4 जनवरी को अन्नदाताओं और सरकार के बीच फिर से बैठक है, लेकिन अगर इस बैठक में कोई फैसला नहीं होता है तो अन्नदाताओं ने इस पर भी सरकार को चेतावनी दे दी है, जिसके तहत फैसला न होने पर अन्नदाता अपना आंदोलन और तेज करेंगे और साथ ही 6 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अन्नदाताओं का आंदोलन जैसे जैसे तेज हो रहा है वैसे वैसे उनका समर्थन बढ़ता जा रहा है। आज अन्नदाताओं के समर्थन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर आवाज उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार इन दिनों अन्नदाताओं के आंदोलन के चलते घिरी हुई है। विपक्ष आए दिन सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आए दिन ट्वीट कर अन्नदाताओं के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने अन्नदाताओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि देश एक बार फिर चंपारण जैसी त्रासदी झेलने जा रहा है। तब अंग्रेज कंपनी बहादुर था, अब मोदी मित्र कंपनी बहादुर है। लेकिन आंदोलन का हर एक अन्नदाता मजदूर सत्याग्रही है जो अपना अधिकार लेकर ही रहेगा। बता दें कि अन्नदाता 39 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं आज सुबह हुई बारिश ने अन्नदाताओं के आंदोलन के लिए चुनौती और बढ़ा दी है, लेकिन इन चुनौतियों के बाद भी अन्नदाताओं के हौसले बुलंद हैं, जिसके बाद अब राहुल गांधी ने ट्वीट कर अन्नदाताओं को सत्याग्रही बताया है। अब राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद बीजेपी अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। सरकार अन्नदाताओं को उनका अधिकार देने को तैयार नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव में उन लोगों को मंत्री बनने का अधिकार जरूर दे रही है जिन पर जांच चल रही है। चुनाव आयोग तो कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कार्रवाई की जगह इनाम बांट रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट विस्तार लंबे वक्त से सीएम शिवराज के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, लेकिन उपचुनाव के करीब 53 दिन बाद शिवराज सरकार का तीसरा कैबिनेट विस्तार हो गया है। सीएम शिवराज ने अपनी नई टीम में बीजेपी के दिग्गजों को जगह देने की बजाय सिंधिया के करीबियों को जगह दी है। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट को मंत्री की शपथ दिलाई। माना जा रहा है कि दोनों को पूर्व के विभागों की ही जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। गोविंद सिंह राजपूत को राजस्व और परिवहन, तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग का जिम्मा मिल सकता है, क्योंकि पहले यही विभाग इनके पास थे। दरअसल सिंधिया
के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को शिवराज सरकार की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था, जिनमें से 2 मंत्री तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के चलते उपचुनाव से पहले त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन उपचुनाव जीतने के बाद सिंधिया लगातार शिवराज सिंह चौहान पर अपने करीबियों को मंत्री पद देने का दबाव बना रहे थे। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान ने महाराज को खुश करने के लिए अपने दिग्गजों को नाखुश कर दिया। खास तौर पर गोविंद सिंह राजपूत के नाम को लेकर बीजेपी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस सरकार में भी मंत्री थे। उस समय आयकर विभाग की कार्रवाई में उनके खिलाफ रिपोर्ट दी गई थी। चुनाव आयोग ने भी सरकार से कहा था कि जिन लोगों के नाम सीबीडीटी की रिपोर्ट में हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। शिवराज सिंह चौहान ने मामला जांच के लिए तो आगे बढ़ा दिया, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं की और अब गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बना दिया गया है। बीजेपी के नेता तो खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है। कांग्रेस नेता राकेश चौधरी ने कहा कि राजपूत को मंत्री बनाने का मतलब है कि मुख्यमंत्री ने उनको क्लीन चिट दे दी है। अब कोई अधिकारी उनके खिलाफ कार्यवाही कैसे कर सकता है? शिवराज दबाव में है। सिंधिया के दबाव में उन्हें गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाना पड़ा। वैसे भी मंत्री पद का लालच होता ही ऐसा है, एक बार जो मंत्री बन जाए उसे सत्ता की आदत लग जाती है, वो इससे ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकता। कुछ ऐसा ही बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो रहा है। कुशवाहा तेजस्वी के साथ गए थे ये सोचकर कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन तेजस्वी ने कुशवाहा की मांगे नहीं मानी। अब कुशवाहा नीतीश से करीबी दिखा रहे हैं, जिससे बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में हाशिए पर आ गए हैं। यही वजह है कि वो एक ऐसा ठिकाना ढूंढ रहे हैं जहां से उनकी सियासत को फिर से धार मिल सके। बीजेपी और जेडीयू में दरार आने के बाद उनका नीतीश प्रेम जाग उठा है। वो लगातार जेडीयू में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी आरएलएसपी का विलय जेडीयू में कर देंगे। इसको लेकर पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। सियासी गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। कुशवाहा के आने से न सिर्फ आरएलएसपी का फायदा होगा, बल्कि नीतीश कुमार का भी पलड़ा भारी हो सकता है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में मनमुताबिक सफलता नहीं मिलने के कारण जेडीयू अब अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। यही वजह है कि पार्टी बिहार में पिछड़े नेताओं को साधने में लगी है। पार्टी इसी रणनीति के तहत उपेंद्र कुशवाहा को अपने पार्टी में शामिल कराएगी। बताया जा रहा है कि नीतीश कुशवाहा को विधान परिषद भेज सकते हैं। यहाँ की 18 सीटें खाली हैं, जिनमें 12 मनोनयन कोटे की, 2 विधानसभा कोटे की और 4 स्थानीय प्राधिकरण कोटे की सीटें हैं, जिनके लिए अगले साल चुनाव होगा। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू मनोनयन कोटे से भी विधान परिषद भेज सकती है। यानी जेडीयू में जाने से कुशवाहा अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और नीतीश दबदबा बढ़ा सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में बढ़ते विदेशी निवेश की। पिछले लगभग 1 साल से देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी जा रही है। मार्च में पीएम मोदी ने पूर्णबंदी का ऐलान किया तो विकास ठप हो गया। जीडीपी पहली तिमाही में 23.9% तक गिरी, लेकिन अब हालत सुधरने लगे हैं और बाजार में देशी और विदेशी निवेशकों का रुझान भी बढ़ रहा है। तो दिसंबर में कितना आया विदेशी निवेश, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में 23.9% नीचे लुढ़की, तो दूसरी तिमाही में 7.5% का गोता लगा गई। संक्रमण का असर अर्थव्यवस्था पर तो दिखा ही था, साथ ही सरकार के फैसलों के कारण भी अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई। मोदी सरकार ने जिस तरह से सख्त पूर्णबंदी का ऐलान किया था, उससे देश की जीडीपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, लेकिन अब हालात सुधरते दिख रहे हैं। दिसंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,15,000 करोड़ के पार पहुंच गया, जो अब तक सबसे ज्यादा था। और अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी पीएफआई को लेकर भी राहत भरी खबर आई है। लगातार दूसरे महीने विदेशी निवेश में बढ़ोतरी देखी गई है। डिपॉजिटरीज आंकड़े के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने दिसंबर महीने में भारतीय बाजार में रिकॉर्ड 62,016 करोड़ रुपए निवेश किया है, जबकि बॉन्ड में 6,542 करोड़ रुपए लगाए हैं। यानी दिसंबर में कुल निवेश 68,558 करोड़ रुपए का रहा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा एफपीआई आंकड़ा उपलब्ध कराए जाने के बाद से एक्टिविटी खंड में यह अब तक का सर्वाधिक निवेश है। इससे पहले नवंबर में एफपीआई में इक्विटी में सर्वाधिक 60,358 करोड़ रुपए निवेश किए थे। सरकार को उम्मीद है कि अब टीके को भी मंजूरी दी जा चुकी है, ऐसे में विदेशी निवेश और तेज हो सकता है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।